नमस्कार, स्वागत है आपका एसजीके में। आज हम कहानी शुरू करने वाले हैं ठेस फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते थे। लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते थे, इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता था। सिरचन को क्या होगा, उसका उसको बुलाकर दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर एक तिहाई काम कर चुकेंगे, तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। पगडंडी पर तौल तौल कर पांव रखता हुआ धीरे धीरे मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। आज सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई। एक समय था जब उसकी मड़ैया के पास बड़े बड़े बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे हाथों में एक कारीगरी रह गई है। सारे इलाके में एक दिन भी समय निकाल कर चलो। कल बड़े भैया की चिट्ठी आई है, शहर में से सिरचन से एक जोड़ा चीक बनवा कर भेज दो। मुझे याद है, मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती थी तो पहले ही पूछ लेता, भोग क्या क्या चलेगा। माँ हंसकर कहती, जा जा बेचारा, मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। ब्राह्मण टोली के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिरचन ने। तुम्हारी भाभी नाखून से खांट कर तरकारी परोसती है और इमली का रस साल कर कढ़ी हम कहार कुम्हारों की घरवाली बनाते, तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाए। इसलिए सिरचन को बुलाने से पहले मैं माँ से पूछ लेता। सिरचन को देखते ही माँ हुलस कर कहती, आओ सिरचन, आज नीनू मथ रही थी तो तुम्हारी याद आई। घी की हाड़ी खखोरन के तात चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना। और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, उसकी ननद रूठी है मोती की तितल पार्टी के लिए। सिरचन अपनी पनियाई जीभ को संभाल कर हंसता, घी की सुगंध सूंघ कर आ रहा हूँ काकी, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की छुट्टी भी कहाँ मिलती। सिरचन जाति का कारीगर था। मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा है। एक एक मोती और पटेरा को हाथ में लेकर बड़े जांता से उसकी कुच्ची बनाता, फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने तक में पूरा दिन समाप्त। काम करते समय उसकी तन्मयता से जरा भी बाधा पड़ी कि गेहूं सांप की तरह फुफकार उठता, फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिरचन जोर है, कामचोर नहीं। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर। दूध से कोई मिठाई न मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाल वह नहीं बर्दाश्त कर सकता। सिरचन को लोग चटोर भी समझते थे। तली बघारी हुई तरकारी, दही की कढ़ी, मलाई मावा दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो, तब सिरचन को बुलाओ। दूध मिलाता वह हाजिर हो जाएगा। खाने पीने की चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म। काम अधूरा रखकर उठ खड़ा होगा। आज तो अब अधकपाली दर्द से माथा टनटना रहा है, थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। किसी दिन माने कभी नहीं। मोती घास और पटेरे की रंगीन तलपाटी, बांस की तिल्लियों की झिलमिलाती चीख, सतरंगे डोर से मुड़े भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी, बड़े बड़े जाले हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्ते और छतरी टोपी तथा इसी तरह के बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में कोई नहीं जानता। बड़ी फ्रेंड, जिन्हें सिरचन के सिवाय गांव में कोई नहीं जानता। यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं लोग। बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की जरूरत नहीं। पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक आध पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा कर दो। वह कुछ भी नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा, ऐसी बात नहीं। सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं, सिरचन बात करने में भी कारीगर है। महाजन टोले की भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ। इतनी बड़ी बड़ी बात ही है बिटिया। बड़े लोगों के बस बात ही बड़ी होती है, नहीं तो दो दो पटेर की पार्टियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला। यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबनी, सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। उस बार मेरी सबसे छोटी बहन की विदाई होने वाली थी। पहली बार ससुराल जा रही थी मानू। मानू ने दूल्हे
कि दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को खत लिखकर चेतावनी दे दी है। मानू के साथ मिठाई की पतीली न आए कोई बात नहीं, 3 जोड़े फैशनेबल चीक और पटेल की 2 शीतल पार्टियों के बिना आएगी मानू। तो भाभी ने हंसकर कहा, बैरंग वापस। इसलिए 1 सप्ताह पहले से ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करा दिया गया था। माँ ने, देख सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, असली मुहर छाप वाली धोती। मन लगाकर ऐसा काम करो कि दिखने वाले देखकर देखते ही रह जाएं। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तिल्लियों के कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन ने अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों से झब्बे डालकर वह चीक बुनने बैठा। 1.5 हाथ की बिनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज बन रही है, जो पहले कभी नहीं बनी। मंजली भाभी से नहीं रहा गया, पर्दे की आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने में से ही अच्छी चीज बनती है तो भैया को खबर कर देती। काम में व्यस्त सृजन के कानों में बात पड़ गई। बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज नहीं बनती बहुरिया। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। मंजली भाभी का मुंह लटक गया। मेरी चाची ने फुसफुसाकर कहा, किससे बात करती हैं बहू? मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी, देखती है ना। दूसरे दिन चिक की पहली पाँति में 7 तारे जगमगा उठे। 7 रंग सतभैया तारा। सिरजन जब काम में मगन होता है तो उसकी जीभ जरा बाहर खाने पीने बाहर निकल आती है होठ पर। अपने काम में मगन सिरजन खाने पीने के सूद नहीं रहती। चीक में सुतली के फंदे डालकर अपने पास पड़े सूप पर निगाह डाली। जीवरा और गुड़ का एक सूखा ढेला मैंने लक्ष्य किया। सिरचन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई और दौड़कर माँ के पास गया। माँ, आज सिरचन को कलेवा किसने दिया? सिर्फ चिवड़ा और गुड़? माँ रसोई घर के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली, मैं अकेली कहाँ कहाँ क्या क्या देखूं? अरे मंजली, सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं देती? बूंदिया मैं नहीं खाता काकी। सिरचन के मुंह में चिवड़ा भरा हुआ था। गुड़ का डेला सूप के किनारे पर पड़ा अछूता। माँ की बोली सुनते ही मंजली भाभी की भौहें तन गई। मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मंजली बहुरानी, अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती हैं क्या? बस मंजली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर लगाया, छोटी जाति के आदमी का मुंह भी छोटा होता है। मुंह लगाने से सर पर चढ़ेगा ही। किसी के नैहर ससुराल की बात क्यों करेगा वो? मंजली भाभी माँ की दुलारी बहू है। माँ तमक कर बाहर आई। सिरचन, तुम काम करने गए हो, अपना काम करो। बहुओं से बतकुट्टी करने की क्या जरूरत? जिस चीज की जरूरत हो मुझसे कहो। सिरचन का मुंह लाल हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरे चिक के फंदे डालने लगा। मानो पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। चुपके से पान का एक बीड़ा सिरचन को देते हुए बोली, इधर उधर देख कर कहा, सिरचन दादा, काम काज का घर, 5 तरह के लोग 5 किस्म की बातें करेंगे, तुम किसी की बात का पर कान मत दो। सिरचन ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में लिया। चाची को अपने कमरे से निकल रही थी। सिरचन ने पान खाते देखकर अवाक हो गई। सिरचन ने चाची को अपनी और अचरज से घूरते देखकर कहा, छोटी चाची, जरा अपनी डिबिया का नमकौवा जर्दा तो खिलाना, बहुत दिन हुए। चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी। सिरचन से गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता था। झनकती हुई बोली, मस्खरी करता है? तुम्हारी चढ़ी हुई जीभ में आग लगे। घर में भी पान और गमकौवा जर्दा खाते हो, चटोर कहीं के। मेरा कलेजा धड़क उठा। यत परव नास्ती। बस सिरचन ने उंगलियों से सुतली के फंदे पड़ गए। मानो कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा पान को मुंह में घुलाता रहा। फिर अचानक उठकर पिछवाड़े पिक थुकाया। अपनी छुरी हंसिया बगैर समेटे संभाल कर झोले में रखे टंगी हुई अधूरी चिक पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया।
चाची बड़बड़ाई, अरे बाप रे, इतनी तेजी से कोई मुफ्त में तो काम नहीं करता। 8 रुपए में मोहर छाप वाली धोती आती है। इस मुँह झौसे के मुंह में लगाम है ना, आंख में सील। पैसा खर्च करने पर सैकड़ों चिक मिलेंगी। बांतर टोली के औरतें सिर पर गट्ठर लेकर गली गली मारी फिरती हैं। मानू कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चिक को देखती रही। सातों तारे मंद पड़ गए। माँ बोली, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर मानू, मेले से खरीद कर भेज दूंगी। मानू को याद आया, विवाह में सिरचन के हाथ की शीतल पार्टी दी थी माँ ने। ससुराल वालों ने न जाने कितनी बार खोल कर दिखलाया था पटना और कलकत्ता के मेहमानों को। वह उठकर बड़ी भाभी के कमरे में चली गई। मैं सिरचन को मनाने गया, देखा एक फटी शीतल पार्टी पर लेट कर वह कुछ सोच रहा था। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूँ, अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा, कौन पहनेगा। ससुरी खुद मरी बेटे बेटियों को ले गई अपने साथ। बबुआ जी, मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। यह शीतल पाटी उसी की बुनी हुई है। इस शीतल पाटी को छू कर कहता हूँ, अब यह काम नहीं करूँगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, अब क्या। मैं चुपचाप वापस लौट आया। समझ गया कलाकार के दिल की में ठेस लगी है, वह अब नहीं आ सकता। बड़ी भाभी अधूरी चिक में रंगीन छींट की झालर लगाने लगी। यह भी बेजा नहीं दिखलाई पड़ता क्यों मानू। मानू कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाची और मंजली भाभी की नज़र न लग जाए, इसमें भी मानू का ससुराल पहुंचाने मैं ही जा रहा हूँ। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा, मानो बड़े जतन से अधूरे चिक को मोड़ कर लिए जा रही थी। अपने साथ मन ही मन सिरचन का गुस्सा हो आया। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ। कामचोर चटोर। गाड़ी आई, सामान चढ़ाकर मैं दरवाज़ा बंद कर रहा था। प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नज़र पड़ी। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। क्या है? मैंने खिड़की से गर्दन निकाल कर झिड़की के स्वर में कहा। सिरचन ने पीठ पर लादे हुए बोझ को उतार कर मेरी ओर देखा। दौड़ता आया हूँ, दरवाज़ा खोलिए। मनु दीदी कहाँ है, एक बार देखूं। मैंने दरवाज़ा खोल लिया। सिरचन दादा, मानो इतना ही बोल सकी। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हकलाते हुए कहा, यह मेरी ओर से है, सब चीज़ है दीदी, शीतल पाटी, चीक और एक जोड़ी आसनी कूस की। गाड़ी चल पड़ी। मानो मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। सिरचन ने जीभ को दांत से काट कर दोनों हाथ जोड़ दिए। मानो फूट फूट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोल कर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। ठीक है फ्रेंड, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर कहानी अच्छी लगी हो तो।